आज हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने चार्ज के बारे में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, बेसिक बातें चार्ज के बारे में देखी थी कि भाई चार्ज कैसे अराइव होता है किसी भी बॉडी पे, और चार्ज की जो बेसिक यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन्स है वगैरह वगैरह। ठीक है, आज हम सबसे पहले चार्ज और मास में डिफरेंस देखते हैं। चार्ज कहाँ पढ़ा जाता है, चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज़ है, मास कहाँ पढ़ा जाता है, मास की क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन चार्ज मास। ठीक है, चार्ज का कॉलम में यहाँ बनाता हूँ मास। सबसे प्राइमरी जो बेसिक डिफरेंस है वो है चार्ज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ा जाता है, इसकी जो स्टडी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में होती है, और मास की जो स्टडी है वो ग्रेविटेशन मैकेनिक्स में होती है। ठीक है, तो लिख देता हूँ चार्ज स्टडीज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मास स्टडीज इन ग्रेविटेशन मैकेनिक्स राइट। दूसरा डिफरेंस है चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, मास हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, मास ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, तीसरा डिफरेंस है चार्ज में। अब जिस हिसाब से देखा कि चार्ज और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप का हो सकता है, तो यहाँ पे जो फोर्सेस है इनके बीच में जो लगते हैं वो भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, और मास में हमेशा अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, जबकि चार्ज में देखा जाए तो यहाँ पे लाइक चार्जेस रहे, दो सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, तो उस सिचुएशन में रिपल्शन वर्क करेगा, और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्ज प्लेस किए तो उस टाइम अट्रैक्शन वर्क करेगा। ठीक है, तो चार्ज जो है यहाँ पे दो तरह के मतलब फोर्सेस दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है, फोर्सेस में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ठीक है, ऑलवेज attractive force acting between masses। ठीक है, मासेस के बीच में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करता है। ठीक है, जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहते हैं। चार्ज को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, जितना चार्ज है वो फिक्स रहेगा। ठीक है, कंजर्व का मतलब आप ऐसे ले सकते हैं कि अगर एक बॉडी पे चार्ज कम हुआ तो वो दूसरी बॉडी पे उतना बढ़ जाना है। कोई बॉडी है, अगर इसके पास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जो क्वांटिटी थी वो 1000 प्रोटॉन न्यूट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन थे, 1000 प्रोटॉन थे, 1000 इलेक्ट्रॉन थे, मतलब इस पे चार्ज जो था वो 0 था। ठीक है, अब आपने अगर इससे 100 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए तो इस पे जो है वो चार्ज 100 प्रोटॉन्स पे जितना चार्ज है उतना पॉजिटिव में चार्ज आ जाएगा इस बॉडी।
आफ्टर विड्रॉइंग ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 100 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जिसको दिए, इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो उस पे नेगेटिव आ जाएगा, और उतना ही एग्जैक्टली आएगा जितना इस पे है, पॉजिटिव में उतना नेगेटिव उसमें होगा। तो जिसको दिए, मान लीजिए बॉडी इसको दी, तो इस पे माइनस का 100 जोड़ेंगे तो अभी भी जीरो ही है, पहले भी जीरो था अभी भी जीरो है, इसे बोलते हैं कंजर्वेशन। ठीक है, तो चार्ज जो है वो कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हम, चार्जर्स आर ऑलवेज कंजर्व्ड, ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना प्रोड्यूस। ठीक है, मास जो है वो कंजर्व्ड नहीं है, masses आर नॉट कंजर्व्ड। इसका मतलब है कि मास बनाया जा सकता है, मास डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बिल्कुल एनर्जी मास रिलेशन यही तो है। हमने कभी ना कभी तो साइंस में ऐसा सुना ही होगा, E = mc²। मास एनर्जी में, एनर्जी मास में इंटरकन्वर्टेबल है, और यही थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट लॉ भी है, मॉडिफाइड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट मॉडिफाइड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जिसमें बोला गया है कि मास प्लस एनर्जी कंजर्व्ड है, ना कि मास कंजर्व्ड है। ठीक है, अच्छा, पांचवा डिफरेंस जो है, चार्ज जो है बिना मास के नहीं रह सकता है। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई बॉडी है और उस पर चार्ज है बट मास नहीं है, नॉट पॉसिबल। मतलब मैटर है तो चार्ज होगा, और मैटर है तो चार्ज होगा, और मैटर है तो मास तो डेफिनेटली होगा। तो चार्ज जो है विदाउट मास कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, चार्ज विल नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, इस पे भी चार्ज नहीं है, जीरो है, ये न्यूट्रल है ना। एक्चुअली में तो चार्जेस हैं बट नेट चार्ज नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब इसमें चार्ज नहीं है, मतलब जब नेट नहीं है तो मैं तो जीरो चार्ज बोलूंगा, तो चार्ज नहीं है बट मास तो है ना ये। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चार्ज मास के बिना नहीं रह सकता है, बट कोई भी मास चार्ज के बिना रह सकता है। ठीक है, कि भाई मास है तो चार्ज होना कंपल्सरी नहीं। तो may be exist without charge। क्यों नेट बोलूंगा मैं। ठीक है, और लास्ट डिफरेंस इन दोनों में है, वो है कि चार्ज जो है वो जिस भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है उस ऑब्जेक्ट की स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। मतलब चार्ज की वैल्यू ना उस ऑब्जेक्ट की स्पीड पे डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोटॉन लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने ले लिया है प्रोटॉन, इस पे अभी रेस्ट में है ये। ठीक है, कोई पूछेगा इस प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, तो मैं कहूँगा इस पे चार्ज है ठीक है, रेस्ट में, जब वो रेस्ट में था। ठीक है, अब मैंने इस प्रोटॉन को किसी प्रोटॉन गन में डाल के, साइक्लोट्रॉन में डाल के इसको थ्रो कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसको थ्रो करूंगा तो इसके पास अच्छी खासी स्पीड आ जानी है। साइक्लोट्रॉन से मैं इसको थ्रो किया तो इसके पास जो है वो एक हाई स्पीड आ जाएगी। ठीक है, इसने जो है हाई स्पीड अचीव कर ली। ठीक है, अचीव्ड हाई स्पीड। ठीक है, व्हेन थ्रोन बाय साइक्लोट्रॉन। उस टाइम अगर कोई पूछेगा कि इतनी फास्ट स्पीड से भागते हुए प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, तो मैं वही बोलूंगा जो मैंने रेस्ट के लिए बोला था। क्या बोलूंगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कहने का मतलब क्लियर है कि चार्ज का ऑब्जेक्ट की मोशन रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उसकी उस पर डिपेंड नहीं करता है कि वेदर दैट चार्ज इज अंडर रेस्ट, वेदर दैट मास इज अंडर रेस्ट और मास इज मूविंग। चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो मेरे को ये बोलना चाहिए, पॉइंट लिखना चाहिए कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चार्ज इज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड। ठीक है ना, स्पीड पे वो डिपेंड
नहीं करता। मतलब स्पीड रहने या नहीं रहने से चार्ज की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मास को फर्क पड़ेगा। मास रुके हुए ऑब्जेक्ट का अलग माना जाता है और मूविंग ऑब्जेक्ट का अलग माना जाता है, ठीक है। तो कैसे माना जाता है वो भी देख लो। अगर इस प्रोटॉन की बात करो तो अभी ये रुका हुआ है, ठीक है। तो इस रेस्ट का जो मास है, ये प्रोटॉन ही ले लेता हूं मैं। रेस्ट का जो मास है इसका, दैट मास इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। ऑलराइट, अब जब ये स्टार्ट किया, मतलब रेस्ट मास लिख देता हूं। जब साइक्लोट्रॉन में इसको थ्रो किया गया तो इसकी स्पीड आ गई, ऑलराइट। और जो स्पीड आई, उस स्पीड की वजह से जो नया मास होगा वो अलग होगा। मतलब उस टाइम इसका जो मास है वो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो उसका जो हाई स्पीड अगर उसके पास रहेगी तो उसका जो मास है वो m कहलाएगा, और उसका फॉर्मूला दिया जाता है। हालांकि ये फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, बट थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो रेस्ट में मास रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जब स्पीड में हाई स्पीड, क्या स्पीड आई थी, v स्पीड आई थी। तो v स्पीड आने के बाद उसका जो मास है वो चेंज होके, अच्छा ये c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, v क्या है, उसने जो स्पीड अचीव की, ठीक है, और m नॉट क्या है, रुके हुए का मास। तो जाहिर सी बात है कि इस फॉर्मूले में वेलोसिटी आ रही है। अगर इसके पास में पहले v जीरो था, जीरो रखा मैंने, तो m बराबर आया m नॉट, मतलब वेलोसिटी जीरो। रेस्ट के सिचुएशन में जो मास होगा वो m नॉट, मतलब रेस्ट मास के बराबर। और जैसे ही कुछ v आया तो वो मैं यहाँ रखूंगा, तो v बाई सी करके कुछ वैल्यू आ जाएगी। v बाई सी जो वैल्यू आ गई वो 1 से घटेगी, तो जो नीचे वाला जो डिनोमीटर है वो 1 से छोटा हो जाएगा, और 1 से छोटा होगा तो ओवरऑल वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। तो m जो है, मतलब मूविंग मास है, जो रेस्ट मास से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसको प्रोटॉन के लिए क्यों बात किया। अगर आप मेरी बात करेंगे कि श्रवण सर आप भागेंगे तो क्या आपका भी मास बदल जाएगा, तो मैं बोलूँगा देखिए बदल तो जाता है, बट मेरे मास में कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। जैसे मेरा वजन ऑलरेडी मान लीजिए 70 kg है, ठीक है। अभी लॉकडाउन में थोड़ा खा पी के बढ़ गया है, बाकी 70 kg था, ठीक है। तो 70 kg मास मेरा ऑलरेडी है, ठीक है। अब पहली बात तो इतना हैवी मास है, एक बात को ध्यान देना जरा, मास बहुत ज्यादा पहले से। अब इसको मैं भगाऊंगा तो क्या स्पीड से मैं भागूंगा, ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर पर सेकेंड, या कुत्ते दौड़ाओगे तो 2 की स्पीड पकड़ो, इससे ज्यादा क्या स्पीड आई थी। तो लास्ट टू लास्ट 2 मीटर पर सेकेंड पकड़ लो। अब मैं ऊपर रखूंगा 2 का स्क्वायर हो गया, 22 तो नहीं होता है, 4 होता है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4, सी का स्क्वायर 9 इंटू 10 टू द पावर 16। सी की वैल्यू जो होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होती है, तो स्क्वायर करेगा तो 9 इंटू 10 टू द पावर 16। ये 4, ये 9 इंटू 10 टू द पावर 16 पे बहुत ध्यान दे रहा हूँ मैं। 9 फर्क, उससे 9 ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पा रहा वहाँ पे। नीचे वाला वैल्यू इसके कंपेयर में बहुत बड़ा है, मतलब ये वैल्यू बहुत छोटी आने वाली है, वेरी लाइट। वो 1 से घटेगी तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिनोमीटर स्टिल 1 ही है, तो m इज ऑलमोस्ट इक्वल टू m नॉट। तो मेरे जैसे आप जैसे ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और पढ़ा तो भी 0.00000 30-40 जीरो लगा दो, फिर कुछ वैल्यू आएगी, तो उससे कुछ 70 kg में ऐड करो या उससे कुछ, मतलब वो वैल्यूबल नहीं। लेकिन इसको फर्क क्यों पड़ेगा, दो बातें। तो एक तो पहली बात तो इसकी वैल्यू पहले से ही छोटी है, तो इसमें माइनर भी चेंज आया ना तो भी वो मैटर करेगा, इसमें करेगा कि नहीं। यदि इसमें थोड़ा सा भी चेंज आया ना तो भी वो इसमें मैटर करती है, कि जो चीज पहले से, जिसके पास पहले से 10 रुपये है
उसका 5 रुपये खर्च हो गया तो उसको अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। लेकिन जिसके पास 1 करोड़ है उसके 5 रुपये खर्च होने से उस पर कोई खास फर्क पड़ना नहीं है। तो कहने का मतलब जो वैल्यू ऑलरेडी क्या उसके पास है उस पर डिपेंड करता है कि उसका जो नया मास होगा उसको हम मतलब चेंज के तौर पे देखेंगे या वही मानेंगे, ये डिपेंड करता है उसका ऑलरेडी क्या वैल्यू है। चेंज बहुत छोटा आना, इसमें भी बहुत छोटा आना, बट इसमें जो छोटा चेंज आना उसमें एक चीज देखनी पड़ती है, वी बहुत स्पीड वाला है यहाँ पे, 10⁻7 है इसका स्पीड। क्या है ना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 10⁻6 10⁻7 की स्पीड से दौड़ते, तो वो वैल्यू रखेगा ना, तो वो हमारी वैल्यू और उसकी वैल्यू में बहुत फर्क है, तो ये कंसिडरेबल डिनोमीटर आएगा उस टाइम। इसलिए कहीं ना कहीं हमें जो है छोटे पार्टिकल जो हाई स्पीड से भागते हैं उसके मास को स्पीड के साथ देखना पड़ेगा, क्योंकि वो पार्टिकल स्लोअर कभी नहीं होते, तेज ही भागते हो। समझ में आया? तो ये कुछ डिफरेंस है जो हम देख पा रहे हैं चार्ज और मास के बीच में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, जो ये तो डिफरेंस हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है? मेटल और नॉन मेटल क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार। अच्छा, ये जो है इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे तो मैं इसके नोट्स भेजने वाला हूँ, लेकिन ये जितना भी मैंने लिखा है जब मैं बोर्ड से दूर मिलूँ इस पूरे स्लाइड में उस टाइम इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? लिखने के लिए टाइम में यहाँ नहीं देने वाला, क्योंकि यहाँ पे तुम वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो मैंने क्या लिखा, ठीक है? अच्छा, 1-2 वर्ड में यूज करूंगा, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एटम, नॉन मेटल एटम, बड़े पॉपुलर वर्ड है ये, तो आप अच्छे से फेमिलियर रहेंगे। मेटल, मेटल एटम, ठीक है? अबाउट एंड नॉन मेटल क्या होता है? मेटल एटम, मेटल एटम के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये न्यूक्लियस है, मतलब ये एटम खुद है, और ये है उसका न्यूक्लियस वाला पार्ट, पॉजिटिव पार्ट, ठीक है? इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाकी सब इलेक्ट्रॉन तो ठीक है, राजी खुशी, कोई दिक्कत नहीं उनको, अंदर है वो तो, लेकिन जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है वो लगभग इसका साथ छोड़ चुके होते हैं, उसके रिश्ते कुछ ठीक नहीं रहते न्यूक्लियस के साथ, तो उसको मैं थोड़ा ऐसा बार बना देता हूँ। इससे हम क्या समझ रहे हैं कि इस जो ये नेगेटिव चार्ज है जो है इसका ही था कभी, अब नहीं है, अब वो इस सेल को छोड़ चुका है। मेटल की डिफॉल्ट कंडीशन रूम टेम्परेचर पे यही रहती है कि उसके आउटर मोस्ट के सेल, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लगभग इससे डिटेच हो चुके होते हैं और आजू बाजू में घूम रहे होते हैं, जैसे कि लावारिस से कोई है नहीं उसका। नॉन मेटल में नॉन मेटल को डिस्कस करते पहले इसका बात पूरा कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मेटल है इसके जो आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ही, कहते हैं कि वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में ना रखे फ्री हो जाते हैं, उससे निकल चुके होते हैं। तो कोई पॉजिटिव टर्मिनल अगर आए, ठीक है, कोई पॉजिटिव टर्मिनल अगर आए उसके पास, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, इसको तार से कनेक्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने कनेक्ट किया, ये इलेक्ट्रॉन क्या होने वाले इसकी तरफ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास चले जाएंगे, तुमने बुलाया, हम चले आए, और पीछे जो है आउटपुट में क्या बचेगा? पॉजिटिव, ठीक है, आयन बचेगा, ठीक है? तो मैं लिख देता हूँ रिजल्ट क्या आने वाला है इसका, पॉजिटिव आयन। मतलब एक एटम था, कभी सब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स बराबर थे, किसी पॉजिटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस में वो इलेक्ट्रॉन पहले से उससे दूर, तो पहले से उससे डिटैच तो हो चुका था, फाइनली पूरा बाहर ही हो गया, ठीक है? तो ये जो प्रोड्यूस हुआ वो पॉजिटिव आयन है।
मतलब मेटल को पॉजिटिव में लाना बहुत ही आसान है। उसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ उसके रिलेशन वैसे ही कमजोर रहते हैं, वी कैन इजीली विड्रॉ दैट इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो ये बात होगी। लेकिन नॉन मेटल के सीन में कुछ अलग होता है, ठीक है। नॉन मेटल बना लेता हूँ, उसके इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर नहीं बनाना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि उसके रिश्ते अपने होम न्यूक्लियस के साथ अच्छे रहते हैं, ठीक है। अब अगर तूने इसको तार से जोड़ा तो ये इलेक्ट्रॉन्स पहले से इस पॉजिटिव के साथ में अच्छे रिलेशन है इनके, तो इस पॉजिटिव से इस इलेक्ट्रॉन को हम विड्रॉ तो नहीं कर पाएंगे जनरली नॉर्मल पोटेंशियल पे, ठीक है। ऐसा बहुत हाई पोटेंशियल लगा के तो फिर एटम का सब कुछ फिगर ही डिस्टर्ब हो जाएगा फिर तो ये नॉर्मल पोटेंशियल पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो क्या कर पाएंगे सर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन हिलेगा भी नहीं यहाँ से? ऐसा नहीं है, हिलेगा, थोड़ा चलेगा, बाद में जाएगा और रुक जाएगा। मतलब इसकी जो नेक्स्ट सिचुएशन होगी वो कुछ ऐसे होगी कि इलेक्ट्रॉन मान ले चल के इतना चला और अपने न्यूक्लियस को देखा और वापस उससे नज़रें मिलाई और आगे आपको पता ही है, ठीक है। तो इस परिस्थिति में ये इलेक्ट्रॉन वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, यहाँ आके ऐसा खींच गया। अब देखो एक बात है यार कि ये यहाँ से इसको जब किसी ने पावर से खींचा तो इसकी ग्रिप तो थी, अभी हमारी चमड़ी है, हमारी बॉडी के साथ ग्रिप्ड है वो, लेकिन खींचूंगा तो बाहर तो नहीं आएगी, लेकिन वहाँ पे तो उसके अंदर एक स्ट्रेच दिखेगा ना। यही हालत यहाँ पे भी रहने वाली। ये इलेक्ट्रॉन कुछ थोड़ा दूर चला जाएगा, जिससे इससे एटम का हुलिया तो चेंज हो जाना है, ऐसा है। तो ये एटम का जो नया जो स्ट्रक्चर दिखेगा इस परिस्थिति में, वो जो एटम सुंदर सा स्फेरिकल सा था वो अब कुछ ऐसा मान लीजिए। समझ में आया फर्क? और ये इसे क्या बोलते हैं? डाइपोल। एक ही सिस्टम में सेम चार्ज अगर कुछ डिस्टेंस पे रहेंगे तो उसको हम डाइपोल बोलेंगे। तो इसको मैं क्या बोल देता हूँ? डाइपोल। क्या बन गया? डाइपोल। तो एक नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा कोई पोलैरिटी, तो फिर वो डाइपोल बन जाएगा। और एक मेटल के इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश किया किसी पोलर ने, टर्मिनल ने, तो वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा। तो ये बेसिकली मेटल एटम में और नॉन मेटल एटम में बेसिक फर्क है, ठीक है। इसका बहुत काम आने वाला मुझे आगे, क्योंकि हम इसमें ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। इंडक्शन हुआ और इंसुलेटर्स, और हम इसमें कैपेसिटर जैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। इसलिए मैं आपको ये बेसिक डिफरेंस समझा रहा हूँ, जिसको बाद में यूज़ करूँगा मैं। ये हो गया बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल एटम, ठीक है। अब मेटल और नॉन मेटल एटम के बीच में जब डिफरेंस एक बार समझ में आया, तो अब हम डिफरेंस देखेंगे मेटल सिस्टम में और नॉन मेटल सिस्टम में। सिस्टम का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे मेटल एटम एक साथ हो जाते हैं। मतलब कोई बड़ा सा स्फेरिकल स्फीयर ले लेता हूँ मैं, मेटल कंडक्टर ले लेता हूँ मैं, ठीक है, या कोई तार ले लेता हूँ। और नॉन मेटल में भी मैं कोई ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं सिस्टम की बात करूंगा, मैं इसको हटा देता हूँ। इंडिविजुअल एटम के बारे में डिस्कस कर लिया। अब मैं किसी मेटल सिस्टम को नॉन मेटल सिस्टम के साथ में डिफरेंशिएट करूंगा। नॉन मेटल सिस्टम को हम इन शॉर्ट इंसुलेटर भी बोलते हैं, ठीक है, और मेटल सिस्टम को हम कंडक्टर भी बोलते हैं, करेक्ट ना? ओके। तो ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में डिफरेंस देखना है मेरे को। पहले मैं सिस्टम बना देता हूं। मैं सिस्टम बनाता हूं। मैं बहुत सारे मेटल के एटम एक साथ रखने के साथ जाऊंगा तो मैं मैंने कोई तार बना दिया मेटल का, ठीक है। अब मेटल के एटम तो मैंने दिखा दिए। इनके जो इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो यहाँ पे खाली जगह में रहेंगे, ठीक है। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं।
जब बहुत सारे स्फीयर एक साथ रख देते हैं तो उनमें खाली जगह तो रहती है। एक बॉक्स में बहुत सारी प्लास्टिक की बॉल्स डाल दो, ऊपर से पानी डालेंगे तो पानी तो जाएगा ही, बीच में जो केविटीज़ रहती है तो उन केविटीज़ में ये इलेक्ट्रॉन्स है। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं इनको। क्या बोलते हैं इनको? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कहने का मतलब है कि किसी भी मेटल या फिर मेटल सिस्टम में या फिर किसी भी कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर किसी पॉजिटिव टर्मिनल वगैरह से इस पे जोड़ दिया, इस तार के साथ में कोई बैटरी जोड़ देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन उधर मूव करने लगते हैं। ऐसा ही होता है, करेक्ट। तो कहने का मतलब इसके पास होते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे, मूव करने लायक इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी ना मूव करते हैं। तो ये मेटल के मतलब कंडक्टर का इंटीरियर है। ठीक है, जबकि अगर तुम उसे इंसुलेटर का इंटीरियर पूछेंगे ना तो एटम तो वहाँ पे भी होते हैं और अरेंज उनमें भी लगभग स्ट्रक्चर उनमें भी रहता है, लेकिन मेन प्रॉब्लम उनमें वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मैंने इसमें दिखाए वो इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, वो क्योंकि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये मैंने कोई इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैंने नहीं दिखाए क्योंकि इसमें होते ही नहीं है ना, सब एटम के अंदर होते हैं या एटम के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो ये हो गया इंसुलेटर। तो इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते, तो ऐसे कोई पोलैरिटी के दरमियान इसमें से चार्ज करंट बहने का कोई सवाल। हालांकि ये जितने भी एटम हैं ये डाइपोल में ज़रूर बदल जाएंगे, खींचेंगे ना तो डाइपोल में ज़रूर बदल जाएंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं होगा इस तरह का कि इलेक्ट्रॉन जो है वो छोड़ के ही चले जाए, ऐसा इसमें नहीं होता। ठीक है, तो इंसुलेटर को और कंडक्टर के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है उसको पहले आप कंसिडर कर लो। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। अब जब आप ये चीज़ सीख समझ गए तो मैं इसको अब आगे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की कि मेरे पास अगर एक मेटल सिस्टम है या फिर मेटल का कोई भी बॉडी है, कंडक्टर है मतलब, उसको हम चार्ज कैसे करेंगे। लास्ट पहली क्लिप में इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो लेक्चर 1 की जो वेरी फर्स्ट क्लिप थी उसके अंदर हमने हालांकि इसके बारे में देखा था कि मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, दूसरे ऑब्जेक्ट को उसके साथ मैंने रबिंग किया और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो ये सब मैं पहले से डिस्कस कर चुका हूँ। बट अब थोड़ा इन डेप्थ जाएंगे कि हम किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं। ठीक है, तो चार्ज करने के भी तरीके डिपेंड करता है कि वो बॉडी कैसी है। वो बॉडी कंडक्टर है तो उसको चार्ज अलग तरीके से किया जाता है, अगर वो बॉडी इंसुलेटर है तो उसको चार्ज अलग तरह से किया जाता है। तो पहले हम कंडक्टर को मतलब हाउ टू चार्ज कंडक्टर्स, ठीक है, पहला अपना टॉपिक होगा कि भाई कंडक्टर को कैसे चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो ये मैं अब जब भी मैं इधर उधर हो जाऊँ तो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें इसका। ठीक है, अभी नेक्स्ट से मैं थोड़ा दूर हट के खड़ा रहूँगा ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो अगला टॉपिक है हाउ टू चार्ज कंडक्टर्स। ठीक है, कंडक्टर्स को कैसे चार्ज किया जाता है। तो कंडक्टर को चार्ज करने के लिए मैं एक कंडक्टर बना देता हूं। पहला तरीका डिस्कस करता हूं मैं, वो है विथ हेल्प ऑफ बैटरी। विथ हेल्प ऑफ बैटरी, ठीक है, कोई भी बैटरी से हम लोग चार्ज करेंगे कंडक्टर को। ये हमने एक स्फीयर बना दिया, मेटल का पूरा, एक एटम नहीं है, ध्यान रखना, मेटल का पूरा सिस्टम है, बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स इसके साथ हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है ना। ठीक है, अब मैंने क्या करा, ये था शुरुआती सिचुएशन, इनिशियली पूरा न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों बोला मैंने, बिकॉज इसके बाद जितने प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स भी है। ठीक है, अब ये इनिशियल सिचुएशन है। ठीक है, इनिशियली, ठीक है, इनिशियली ये ऐसा दिख रहा था मेटल कंडक्टर। मैंने क्या करा, इसको जोड़ दिया किसी बैटरी से और बैटरी को इसके साथ जोड़ूंगा किसी तार की मदद से। ठीक है, तो वापस मैं अगली सिचुएशन यहाँ बनाता हूँ। ये मेरे पास मेटल है और ये मेरे पास
बैटरी है, ठीक है, ऑलराइट। अब मैं उसको दोनों को मैं तार से जोड़ देता हूँ। तार कैसा होता है, ये स्लीव है तार की, और ऐसा ही कुछ होता है, स्लीव के अंदर मेटल रहता है, और ये बाहर से इसको तार को मैंने थोड़ा आगे से स्लीव उतारा, इसको तार को इसके अंदर घुसा देता हूँ, अंदर तक पेनिट्रेट कर देता हूँ मेटल सिस्टम के अंदर तक। तो कुछ इस तरह से हम देख पा रहे हैं, ठीक है। ये बैटरी से जैसे मैंने जोड़ा, इससे इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे, एक जाएगा, दो जाएगा, तीन जाएगा। थोड़ी देर बाद ऐसा वक्त आ जाएगा कि फर्दर इलेक्ट्रॉन जाने बंद हो जाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसका जो प्रोटॉन है वो तो विधवा हो जाएगा, तो एक पॉजिटिव एफिशिएंसी इस सिस्टम में भी आ जाती है। मान लीजिए अभी न्यूट्रल है, इससे एक इलेक्ट्रॉन खींच के लेके गए, तो इस सिस्टम के पास कहीं ना कहीं एक प्रोटॉन तो आया, तो कुछ तो पॉजिटिव इफेक्ट आया इसके पास। तो वो पॉजिटिव अगले इलेक्ट्रॉन को जाने से रोकेगा तो जरूर, भले ही सामने वाले की ताकत में भी ज़्यादा हो कि वो प्रोटॉन उसको रोक ना पाए, बट कहीं ना कहीं सिस्टम के पास इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का ऑब्जेक्शन करने की कैपेसिटी तो थोड़ी बहुत भी आ तो जाएगी ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन वो रोक तो नहीं पाए, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी चला गया। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जाने से दूसरे प्रोटॉन का भी वही हाल हो गया। तो अब इस पे पॉजिटिव इफेक्ट बढ़ गया, पॉजिटिव इफेक्ट बढ़ गया, तो तीसरे इलेक्ट्रॉन को जाते वक्त उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस पे मिलेगा, उसको जो रेजिस्ट किया जाएगा, वो थोड़ा ज़्यादा एफर्ट से किया जाएगा। ऐसे करते करते मान ले 5 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब 6th इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो उस पर अच्छा खासा ग्रिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंसी आ गई, फिर भी 6th भी चला गया मान लो। हाँ, अब ऐसी ताकत है, इस पे +6 आ गया इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ व्यू से, +6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव में आ गया। मैं देख रहा हूँ कि अब इसके पास इतना पोटेंशियल खुद के पास डेवलप हो गया कि अब 7वें इलेक्ट्रॉन को ये नहीं जाने दे रहा है, इसकी खुद की इतनी ताकत आ गई। तो जब तक इस बैटरी की हिम्मत थी तब तक इसको चार्ज किया, और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाले, तो मैं 6+ बना देता हूँ, 6+ बना देता हूँ इसमें, ठीक है। तो ये मैंने, चलो इस पर 6 मैंने प्लस बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब सिचुएशन को समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। 6+ मैंने बना दिए, मुझे पता अब जाना बंद हो गया, तो मैं इसको डिटेच कर लेता हूँ, ठीक है, इसको कट कर देता हूँ, वो 6 के 6+ इस पर रिटेंड रह जाएंगे, ठीक है। तो हालात कैसे बने, ऐसे। तो अब ये, और ध्यान देना जरा, ये चार्ज कहाँ डेवलप हुआ, एकदम उसका सेंटर में डेवलप हुए होंगे, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से वायर घुसेड़ा अंदर, उस हिसाब से तो सेंटर में ही डेवलप हुआ होगा। अंदर के कोई प्रोटॉन जो है, अंदर के कोई एटम जो है, उनसे इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ हुए होंगे। हाँ, अब अगला सवाल पैदा होता है कि सर बॉडी तो चार्ज हो गई, बट सारा का सारा चार्ज तो अंदर ही दिख रहा। ये मेटल होने की वजह से इसके सारे के सारे चार्ज अंदर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मेटल के अंदर रहता है कंडक्शन, और यहाँ पे अगर ये चार्ज है तो इनके बीच में जो म्यूचुअल रिपल्शन है ना, वो अच्छा खासा लग रहा है। जो इंटरनल रिपल्शन है ना, वो बढ़िया वाला लग रहा है। इनके बीच में जो रिपल्शन है वो है अच्छा सर, ठीक है। रिपल्शन है तो फिर क्या होगा, रिपल्शन है तो ये चार्ज दूर भागेंगे, क्योंकि कंडक्टर भी है तो कंडक्टर में चार्ज मूव कर सकता है, और इनके बीच में रिपल्शन है भी, तो चाहेंगे ये चार्जेस कि हम जो है, और कहने मतलब अगर पॉसिबिलिटी है तो हम दूर हो जाए, और यहाँ पे है भी वो पॉसिबिलिटी। कैसे होगी वो पॉसिबिलिटी, कि मान लीजिए ये एक प्रोटॉन है, ठीक है, मतलब ये न्यूक्लियस है, इसके पास एक्स्ट्रा प्रोटॉन, बाजू वाला भी न्यूक्लियस है, उसके पास भी एक्स्ट्रा प्रोटॉन, ये दोनों पास पास बैठे हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाने की वजह से इनके बीच में रिपल्शन हो रहा है, तो ये जुगाड़ करेंगे कि यार हम दूर कैसे हो सकते हैं। सिस्टम तो स्टेबल, मैक्सिमम स्टेबिलिटी बोलो तो मिनिमम पोटेंशियलिटी, और मिनिमम पोटेंशियलिटी के लिए अगर हो सकता है अरेंजमेंट तो करो, अगर पॉसिबल है तो, और वो है भी यहाँ पे। कैसे पॉसिबल है कि ये जो प्लस है ये अपने बाजू वाले एटम का इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर ले, तो खुद तो न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन बाजू वाला पॉजिटिव हो जाएगा, समझ रहे। और ये भी अपने बाजू वाले को, मेरे कहने का मतलब है कि ये प्लस जो है किसी बाजू वाले का इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर ले, तो ये खुद तो खत्म हो जाएगा, ये प्लस बाजू वाले पे जनरेट हो जाएगा,
और ये भी ऐसा करे तो यहाँ से डिस्टर्ब होके बाजू वाले पे पॉजिटिव आ जाएगा। कहने का मतलब है कि ये सब इस तरह से, ये भी अपने बाजू वाले की हेल्प ले तो खुद न्यूट्रल हो जाएगा, बाजू वाला पॉजिटिव, इस तरह से हो गया दूर। तो इस तरह से और भी दूर होने की पॉसिबिलिटी है, तो ये इधर और आगे जाएगा और ऐसे करते करते ये तब तक जाएंगे जब तक ये सरफेस पे ना पहुंचे। तो ये पूरा का पूरा चार्ज जो है वो रिसाइड हो जाएगा इसके सरफेस पे। तो अंदर से वो हो गया डिसमिस और पूरा का पूरा चार्ज जो है वो सरफेस पे आ गया। ठीक है। अच्छा, ये जो है तो कहने का मतलब है कि फाइनल सिचुएशन ये है, आप समझ रहे हैं? फाइनल सिचुएशन ये है, ना कि ये वाली। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये है फाइनली ये। तो मैं कहूंगा कि यहां पे मैं ऐसे बनाता हूं इसको कि जो थर्ड सिचुएशन थी जिसमें मेरे को प्राइमरी स्टेज पे एटम नजर आया, प्राइमरी स्टेज पे जो एटम नजर आया वो कुछ ऐसा आया कि सारे के सारे प्रोटॉन नजदीक थे। उसके बाद फाइनली जो एटम मेरे को नजर आएगा वो ऐसा कुछ होगा, सरफेस पे ये चार्ज। ठीक है, ऑलराइट। तो ये है फाइनल सिचुएशन, फाइनल स्टेट। ठीक है। तो यहाँ पे एक ये जो यहाँ से वहाँ जाने का जो टॉपिक है, इस टॉपिक को मैं एज ए नोट्स के तौर पे देख सकता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन ए मेटल स्फीयर। ठीक है, ऑन ए कंडक्टर। मतलब ये छोटा सा एक टॉपिक जो मैंने इस टॉपिक के साथ वो डिस्कस कर लिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ठीक है, कि किसी भी कंडक्टर पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर कंडक्टर पे चार्ज ना उसके सरफेस पे ही पाया जाता है, कंडक्टर के अंदर कभी चार्ज नहीं होता है, सारा का सारा चार्ज रिसाइड होता है उसकी सरफेस पे। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंडक्टर में कभी भी चार्ज बॉडी के अंदर नहीं मिलेगा, सारा का सारा कंप्लीट चार्ज सरफेस पे ही मिलेगा, कोई भी कंडक्टर हो। अच्छा, कंडक्टर भी अभी जैसे ये तो एक ठीक है डिस्कस हो गया है, जो टॉप बीच में आया है तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अगर जब एक्सप्लेन करने उतरा तो मैं कंप्लीटली बता देता हूँ कि कंडक्टर अगर शेप में अगर इस तरह का यूनिफॉर्म नहीं रहा, ये तो एकदम यूनिफॉर्म शेप्ड है, अगर मतलब इरेगुलर शेप है अगर कंडक्टर का, उस सिचुएशन में उस पर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो ये था कंडक्टर यूनिफॉर्म कंडक्टर था, शेप वाइज देखे जाए। अगर कोई इफ मैं लिख देता हूं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, हालांकि डिफरेंट टॉपिक है बट इसके साथ अब समझाना था तो मैं उसको कंप्लीट ही कर देता हूं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन irregular shaped conductor। इरेगुलर शेप्ड कंडक्टर अगर रहेगा तो उस पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट, एक इरेगुलर शेप का बना लेते हैं, चलो कोई बना लेते हैं। इरेगुलर ही है ये। इस बॉडी पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ध्यान दे, जो जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत छोटा है, जैसे ये वाले हिस्से का, वहां पे चार्ज ज्यादा होगा, मतलब डेंसिटी हाई होगी, मतलब नजदीक होगा। ठीक है, और जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत छोटा है वहां ज्यादा चार्ज, और जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है वहां पे चार्ज कम। मतलब ये जो एरिया है वो सर्कुलर दिख तो रहा है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका कहीं ना कहीं इसके कंपेयर में तो बड़ा है,
तो चार्ज जो होता है ना वो चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, ध्यान रखना, आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो फ्लैट रहता है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलमोस्ट इनफाइनाइट मानी जाती है, एकदम फ्लैट सरफेस है, तो उससे सर्कल ड्रॉ करने जाए तो बड़ी रेडियस का सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, तो उसको मैं ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेस के ऊपर चार्ज कैसे मिलेगा और कर्व्ड सरफेस के ऊपर चार्ज कैसे मिलेगा, सबसे ज्यादा मैंने यहाँ दिखा दिया क्योंकि सबसे छोटी रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ नजर आ रही है। उसके बाद जो सीन दिख रहा है वो यहाँ पे कुछ, तो यहाँ पे चार्ज थोड़ा दूर दूर होगा, ठीक है, ऑलराइट। और यहाँ पे जो चार्ज होगा ये ऑलमोस्ट थोड़ा फ्लैट टाइप का, एकदम फ्लैट तो नहीं है बट फिर भी सरफेस बहुत प्लेनर टाइप की, तो चार्ज जो है बहुत दूर दूर मिलेगा। समझ में आ रहा है? मतलब जहाँ पे बहुत छोटी रेडियस ऑफ कर्वेचर, जहाँ वहाँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, जहाँ ज़्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर वहाँ कम, और जो फ्लैट है वहाँ ऑलमोस्ट बहुत कम डेंसिटी, ठीक है। तो इस तरह से एक कंडक्टर पे है, सरफेस पे कंडक्टर इसलिए है सरफेस पे, बट डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नॉन यूनिफॉर्म हो गया बिकॉज शेप भी ऐसा था उसका, ठीक है। तो ये एक चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की एक प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो गया, हालांकि ये तो मैंने समझाया बीच में, ठीक है। बाकी मेरा मेन जो टॉपिक था वो तो हाउ टू चार्ज अ कंडक्टर, ठीक है। पहला तरीका था बैटरी की मदद से, बैटरी लगाया इस तरह से चार्ज आ गया, ठीक है। कंडक्टर को दूसरा एक तरीका हो सकता है कि जो पहले से चार्ज है, मतलब ये वाला जो है इसको, ये कंडक्टर पहले से चार्ज रहती, ठीक है, तो इसकी मदद से किसी न्यूट्रल बॉडी को मैं चार्ज कर सकता हूँ। मेरा कहने का मतलब क्या है कि विथ हेल्प ऑफ, मतलब दूसरा तरीका, इसमें कंडक्टर कोई दूसरा वे है, मेथड है कि by connecting a charged conductor with another neutral conductor, ठीक है। मतलब पहले से जो मैं चार्ज कर चुका हूं वो मैं ले लेता हूं, ये मैंने वो, ये पहले से चार्ज है, ठीक है, और ये न्यूट्रल थी, ठीक है। मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करेंगे तो इस बॉडी पे पहले से चार्ज होने की वजह से कहीं ना कहीं इसके पास न्यूट्रल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करा जाए, इधर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे उधर, तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे तो पहले एक इलेक्ट्रॉन गया तो इस पे एक प्लस डिसमिस हो जाएगा और वही प्लस यहाँ जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो एक प्लस में यहाँ पे अगली सिचुएशन बनाता हूं मैं, एक प्लस गायब कर देता हूं मैं, उसमें से 5 ही रखता हूं, ठीक है, और एक प्लस में यहां दिखा देता हूं। अब ये कब तक होगा? जब तक दोनों पे चार्ज बैलेंस नहीं हो जाए, है ना। इक्वल पोटेंशियल पे आने के बाद ही तो चीजें रुकती है। दो कंडक्टर में दो सेम मटेरियल है तो कंपटीशन करेंगे तो बराबर ही है, जीतने हारने वाला कोई नहीं है उसमें से, ऐसा था नहीं तू कम मैं ज्यादा, वो है नहीं, कंडक्टर होते हैं। तो और प्लस जाएगा, दूसरा आ जाएगा, तीसरा जाएगा इधर। कहने का मतलब है कि 3 प्लस इस पे दिखेंगे इक्विलिब्रियम आने के बाद और 3 इस पे। तो ये पहले तो न्यूट्रल थी ना, ए और बॉडी बी नाम दे देते, इनिशियली तो न्यूट्रल बॉडी थी ना, और अब कैसा हो गया, दोनों चार्ज हो गए। तो एक इसके बाद में इसको मैं डिटेच भी कर लूंगा तो भी ये चार्ज रिटेन रहेगा इन पे। तो ये भी तो एक वे हो गया कि हमने एक न्यूट्रल बॉडी को किसी चार्ज कंडक्टर के साथ में कनेक्ट किया और वो भी चार्ज हो गया, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। एक तीसरा तरीका है बाय इंडक्शन मेथड, ठीक है। इसको एक बार आप जरा स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक। सो बाय तीसरा वे है बाय इंडक्शन। इंडक्शन काफी इंपॉर्टेंट टाइप है। इंडक्शन वर्ड अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है।
क्या होता है इसमें, होता कुछ यूँ कि आपने एक न्यूट्रल बॉडी रखी, ठीक है, रख दीजिए, ठीक है, ये न्यूट्रल थी, सब राजी खुशी थे कि सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब आजू बाजू में बैठे थे, कोई तकलीफ नहीं थी। अब तकलीफ अब तक तो नहीं थी, लेकिन अब होगी। क्यों होगी? क्योंकि मैंने एक दूसरा चार्ज कंडक्टर उसके पास ले आया जिस पे पहले से चार्ज था। बड़े ध्यान से देखना, इस पे चार्ज पहले से ही था, ठीक है, पहले से चार्ज था। पॉजिटिव चार्ज ले लो, नेगेटिव ले लो, जैसा भी लेना है चार्ज लो उस पर, ठीक है। अच्छा, बॉडीज, दो बॉडीज है, एक चार्ज एक न्यूट्रल, दोनों को मैंने जैसे एक दूसरे के आसपास रखा, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वही तो पहले से ही इस प्लस के। अभी ऐसा तो है नहीं कि मतलब जोड़ना जरूरी है भाई, इनका तो आंखों में वो आंखों में बात हो जाती है ना। ये तो बहुत समझदार हो आप तो, सब तो जरूरत ही नहीं इसको समझाने के लिए कि एक माइनस किस तरह से। ध्यान दे जरा, तो इसके जो माइनस है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, समझ रहे? जो भी रैंडमली फैले हुए थे वो एक तरफ टेंड किए, तो ये जो है, अच्छा देखने आए, लेकिन चाह तो बहुत कुछ, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं है, तो यहाँ आके रुक जाएंगे। सपने तो बड़े बड़े थे। चलो, तो जो माइनस, जो इलेक्ट्रॉन इसकी सरफेस पे आके ऐसे मुंह फाड़ रहे हैं, देख रहे हैं उनको, वाह, तो ये माइनस तो इस सरफेस पे आ गए। व्हाट अबाउट पॉजिटिव? जिनको ये छोड़ के आए वो इस तरफ डिसाइड हो जाएंगे, और पॉजिटिव का रिपल्शन भी है उनको। समझ में आया कि नहीं? सो माइनस इस तरफ आ गए, पॉजिटिव इस तरफ आ गए। तो ये कुछ जो सेपरेशन देखने को मिलेगा, इस पे ऐसी हालत हो जाएगी। एक पूरा एरिया जो है, पूरा सरफेस है, वहाँ पे नेगेटिव चार्जेस का डेंसिटी दिखेगा, और दूसरी जो ऑपोजिट सरफेस है उस पर पॉजिटिव की डेंसिटी दिखेगी, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान देना जरा कि इस प्लस के चक्कर में कौन आएगा? माइनस इस सरफेस पे आएगा, और अगर इस पे माइनस रहा तो इधर इस साइड की सरफेस पे कौन आएगा? पॉजिटिव। जेंडर का बहुत ध्यान रखें, कौन किससे अट्रैक्ट होता है, समझ रहे ना आप? बहुत मतलब ऐसी बातों में ना तुम्हें बहुत ज़्यादा जो है मज़ा आता है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, जैसे ही पढ़ना है पढ़ो, ठीक है। तो इस तरह की जो हालत है वो हो जाती है। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे कनेक्टिविटी ग्राउंड के साथ कर दी। ये मेरे पास ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड है। ग्राउंड की खासियत होती है ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं धरती के पास। मैंने जैसे इसको इसके साथ कनेक्ट किया, इनका जो दर्द था कि हमें वो छोड़ के चली गई, धरती माँ के पास आई, उस माँ ने इसको गले लगाया, इलेक्ट्रॉन जो भी तकलीफ थी इनकी मिटाई। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए, मतलब यहाँ से गए। सो ये वाले तो न्यूट्रल हो गए, ठीक है। सो प्लस तो डिसअपियर हो गया ड्यू टू दिस ग्राउंड, ठीक है। अब आप चाहो तो इस ग्राउंड को जो है, मतलब ये जो कनेक्टिविटी है ड्रॉप कर सकते हो वगैरह वगैरह। तो ये माइनस माइनस रह गया इस बॉडी पे, ठीक है। अब जिसको देखने आए थोड़ी देर बाद वो तो चला गया, है ना। अब क्या होगा? ये यहाँ तो रहने वाले नहीं, क्योंकि जिसके चक्कर में यहाँ खड़े थे वो तो चला गया। मान लीजिए इस पे हटा लो, इसको यहाँ से पास लाके बैठ, हवा में ही थे, पास था, इसको हटाया, तो ये जो माइनस है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ में आया? मतलब स्टेप क्या थे कि सबसे पहले मैंने, स्टेप ये था कि सबसे पहले मैंने इसमें स्टेप टू स्टेप जाते हैं, समझा तो दिया मैंने। सबसे पहले हालत ऐसी थी, सब कुछ न्यूट्रल था, ऑलराइट। ये कंडीशन ए थी, ठीक है, इनिशियल कंडीशन थी, इनिशियल सिचुएशन। फिर मैंने क्या करा,
इसके पास उसको लाया, मतलब किसी पॉजिटिव कंडक्टर को मैं लाया, तो इस बाजू माइनस माइनस और ये प्लस प्लस। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, मैंने इसको ग्राउंड किया, जैसे ही मैंने इसको ग्राउंड किया, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड का वायर है। अब मैं आगे ग्राउंड करने वाला हूँ, ठीक है, ये ग्राउंड। आफ्टर ग्राउंडिंग या अर्थिंग बोल सकते हैं, जैसे ही मैंने इसको चिपकाया, सो पॉजिटिव तो डिसअपियर हो गए, माइनस माइनस रह गया, ऑलराइट, है ना। ठीक है, अब क्या करो, इसको हटा लो, जिसके चक्कर में ये सब रिश्ते खराब किए आपने, उसको निकाल लो बाहर। अच्छा, जैसे उसको निकालोगे, आफ्टर रिमूवल, अच्छा उसके बाद ग्राउंड को भी डिटेच कर लेना, क्योंकि हो गया ग्राउंड का काम। तो आफ्टर डिटेचमेंट ऑफ ग्राउंड कनेक्टिविटी एंड बॉडी का नाम देते हैं बी बॉडी एंड रिमूवल ऑफ बॉडी बी, ठीक है। क्या हालत होनी है, ये जो चार्ज है इस पे, वो पूरी सरफेस पे फैल जाएगा, इस तरह से सरफेस पे फैल गई। तो ये क्या किया था मैंने, बॉडी चार्ज हो गई ना, तो ये भी एक तरीका है, इसको बोलते हैं इंडक्शन मेथड से चार्ज करना, है ना। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, इंडक्शन मेथड से चार्ज करना। तो ये 3 तरीके हैं जिससे हम किसी भी मेटल को चार्ज कर सकते हैं। अब एक बहुत ही खास बात का ध्यान रखें यहाँ पे, जब इंडक्शन की बात कर ही रहा हूं मैं, तो टॉपिक यहाँ पे चेंज हो जाएगा, हाउ टू चेंज इंसुलेटर। तो हाउ टू चार्ज इंसुलेटर। अब ये 3 तरीके से मैंने कंडक्टर को चार्ज करना सिखाया। अब कुछ फ्यू मेथड्स ऐसे सिखाऊंगा जिसमें हम इंसुलेटर को इस तरह से चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इंसुलेटर को कैसे चार्ज करेंगे, हाउ टू चार्ज इंसुलेटर, ठीक है। तो ये जो इंडक्शन है, ये वाला मेथड वहां एप्लीकेबल नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है, इसकी वजह बताता हूं। मान लो अगर ये मेटल के बजाय एक इंसुलेटर होता, तो अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं जो सरफेस पे आ जाए, ऐसा तो होने वाला नहीं। तो जब भी आप किसी चार्ज बॉडी को लाते हैं, उसके साथ में कोई चार्ज बॉडी लाते हैं, मैं मतलब ये केस स्टडी कर रहा हूं, है ये, दिस वन इज नॉट द वे टू चार्ज ए पर्टिकुलर इंसुलेटर है। ये इतना ध्यान रखना कि ये केस स्टडी है कि इंडक्शन के दरमियान इनमें क्या होगा। कंडक्टर तो चार्ज हो गया था, इंसुलेटर का क्या होगा, ये केस स्टडी है। तो इंसुलेटर पे मेरे को इस तरह सा कुछ नहीं दिखाना है। अगर मैंने किसी इंसुलेटर के पास में किसी चार्ज बॉडी को लाया, तो उस इंसुलेटर के अंदर जितने भी एटम है वो सब के सब डाइपोल बन जाने हैं। गेटिंग माय पॉइंट। चार्ज इस तरह से सेपरेट नहीं होगा। जो भी उसके अंदर एटम्स है, वो एटम्स जो सुंदर से गोल से थे, वो इस तरह से फ्लैटेड हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है इस तरह के जो है हालात पैदा हो जाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, इस तरह के हालात जो है वो पैदा हो जाएंगे इंसुलेटर के अंदर। पॉजिटिव है तो इस तरफ नेगेटिव आ जाएंगे और अदर साइड पॉजिटिव, ठीक है। तो सारा का सारा जो मीडियम, ये जो पूरा सिस्टम है,
उसके अंदर बहुत सारे डाइपोल डेवलप हो गए। मेरी बात को बहुत मतलब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी चार्ज जब किसी कोई भी इंसुलेटर किसी चार्ज के इन्फ्लुएंस में आता है तो उस इंसुलेटर की जो हालत होती है वो इस तरह की हो जाती है, मतलब वो उसके अंदर क्या बन जाते हैं, डाइपोल्स। ठीक है, इसको इस सिनारियो को हम कहेंगे डाइपोल्स, या इसको हम डाइलेक्ट्रिक भी बोल सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट नाम है। देखो नाम में जो है ये दम है यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक में, क्योंकि ये जब थ्योरी में लिखा आता है वर्ड ना तो हमारे तोते उड़ते हैं। तो ये ध्यान दें जरा इसको कि डाइलेक्ट्रिक किससे बोलते हैं। पहली बात तो वो जो इंसुलेटर होते हैं उसको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। ध्यान देना, इंसुलेटर का दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक। समझ में आया? तो डाइलेक्ट्रिक सिनारियो ये दिख रहा है। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक है, डाइपोल्स बन गए पूरे चार्ज के सामने आने से। मतलब दिस इज नॉट द वे टू चार्ज अ पर्टिकुलर इंसुलेटर। ये चार्ज सिचुएशन थोड़ा ना, अब इसमें थोड़ा ना ग्राउंड करके कुछ भी कर सकते हो, ये तो न्यूट्रल है स्टिल, ये चार्ज थोड़ा ना। तो ये जो है कहना मतलब इंडक्शन, अगर इंडक्शन मेथड इंसुलेटर में अप्लाई करोगे तो ये वाला सिनेरियो देखने को मिलेगा। चार्ज तो नहीं कर पाएंगे हम उसको, तो उसको चार्ज करने का एक ही तरीका है इंसुलेटर को, वो है फ्रिक्शन, वो है फ्रिक्शन। ठीक है, तो इंडक्शन अगर अप्लाई करने गए इंसुलेटर के साथ तो हालत कुछ ऐसी होगी। और ये कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखें। ठीक है, तो ये डाइलेक्ट्रिक सिचुएशन, डाइपोल फॉर्मेशन हो गया, पूरे सिस्टम में डाइपोल फॉर्मेशन हो गया। अच्छा, तो इसको चार्ज कैसे करेंगे सर फिर? तो चार्ज कैसे करेंगे? तो एक ही तरीका है, बाय फ्रिक्शन। एक ही वे है इसमें, चार्ज बाय फ्रिक्शन। ठीक है, बाय फ्रिक्शन। क्या करता हूं मैं कि फ्रिक्शन की मदद से मैं इसको चार्ज कैसे करता हूं। क्या पहले तो 2 इंसुलेटर ले लेते हैं हम लोग, भाई इंसुलेटर चार्ज करने वाले हैं ना, तो 2 इंसुलेटर ले लेते हैं। इंसुलेटर क्या है, क्या 2 इंसुलेटर लेंगे आपकी जो ऑब्जेक्ट्स जो आपकी पॉपुलर है। एक तो मैं इरेजर ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास है। ठीक है, इसको थोड़ा मैं अलग शेप में लेता हूँ, रबर ले लेता हूँ, ये रबर है। ठीक है, नो डाउट ये इंसुलेटर, इसमें करंट नहीं बहती, रबर में नहीं करंट बहती है, तो इंसुलेटर हो गया। एक ही ये इंसुलेटर मैंने ले लिया। ठीक है, और क्या ले, और एक और ऑब्जेक्ट, एक पेन ले लो। ठीक है, पेन ले लिया, चलो। ठीक है, 2 रुपए वाला पेन लेने का। ठीक है, 2 रुपए वाला पेन मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो पेन पीवीसी का होता है। यहाँ पे मैं मारवाड़ी गिरी, तुम हम हमेशा ये क्यों सोचते हो कि मैं मारवाड़ी पना दिखा रहा हूँ यार। मैं इसलिए ले रहा हूँ ये, बिकॉज मैं चाहता हूँ पीवीसी का पेन हो, मेटल का पेन ना ले। ठीक है, तो पीवीसी का बॉडी तो उसी 2 रुपए वाले में आती है, वो भी एक तरह से इंसुलेटर हो गया, पीवीसी बॉडी। अब ये भी इंसुलेटर, ये भी इंसुलेटर है। ठीक है, तो इंसुलेटर को चार्ज करना है तो ये दोनों इंसुलेटर है, दोनों में से एक भी इंसुलेटर लेते तो भी चल जाता है, क्योंकि मेरा बेसिकली इंटेंशन है टू चार्ज एन इंसुलेटर। तो फिलहाल मैंने दोनों ही ले लिया, खुशी की बात है। ठीक है, पेन ले लिया 2 रुपए वाला। अब करो क्या, इस रबर को और इस पेन को लेके रगड़ो एक दूसरे पे। ठीक है, अच्छा, जैसे ही रगड़ेंगे आप, तो रगड़ेंगे तो सरफेस पे काफी हाई अमाउंट ऑफ हीट डेवलप हो जाएगी। अब बहुत खास बात यहाँ पे ये है कि इस रबर से किसी टर्मिनल, मतलब इस रबर के पास में कोई चार्ज रखा मैं, तो वो इसके इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाया। वजह क्या है, जब मैंने चार्ज रखा था, अभी थोड़ी देर पहले इंडक्शन वाले में डिस्कस किया कि इस एक इंसुलेटर के पास जब चार्ज रखा तो उस इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाया वो, क्योंकि वो एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल की जो इलेक्ट्रॉनिक ग्रिप होती है वो बहुत अच्छी होती है, इसलिए वो खींच नहीं पाया। लेकिन आप लिटरली रगड़ने लग गए ना उसको, तो वो फिर उसके हालत खराब कर देंगे। इसका एग्जांपल है, अगर जैसे मान लीजिए मैं कोई थैली है, ठीक है, कोई पॉलीथीन है, अच्छी मटेरियल की पॉलीथीन है। ठीक है, अगर मैं उसको खींचूंगा तो मे बी कि वो नहीं, मतलब फट के बाहर नहीं आए, लेकिन किसी स्टोन से मैंने उसको रगड़ना शुरू किया तो इंस्टेंटली फट जानी हो। कहने का मतलब उसकी सरफेस का हालत खराब हो जाना है।
खींचने से जो उसकी हालत नहीं होगी ना, उतनी उसको रगड़ने से किसी, मतलब फ्रिक्शन इतना इफेक्टिव है मतलब। तो अगर आप इसके उसके दोनों को घिसेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन बहुत हाईली अनस्टेबल हो जाएंगे, मतलब लिटरल इलेक्ट्रॉन को फिजिकल फोर्स मार रहे हैं आप, फिजिकली उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में इसके इलेक्ट्रॉन तो दोनों के डिस्टर्ब होंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन किसी एक बॉडी पे रिसाइड होने लगेंगे, सरफेस के इलेक्ट्रॉन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी तरफ चले जाएंगे। अब पीवीसी और रबर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रबर की ज्यादा होती है। तो अगर इनको आप रब करेंगे, आफ्टर रबिंग दोनों ऑब्जेक्ट को, वाइल रबिंग, जो हालत होने वाली है वो ये होने वाली है कि इसके मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसकी सरफेस के इलेक्ट्रॉन उस पर चले जाने। तो इस पेन के ऊपर सरफेस पे पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा और इसकी सरफेस पे नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों ठहरे नॉन मेटल, तो चार्ज जहां आया वहीं रहेगा, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने वाला है जैसा कि मेटल में हो रहा था। ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। इंसुलेटर में चार्ज आने के बाद वो चार्ज की वो रिजाइड कहाँ रहते हैं, तो यहाँ पे रिसाइड्स एट सेम प्लेस वेयर दैट चार्ज इज डेवलप्ड। लेकिन कंडक्टर में ऐसा नहीं हो रहा था। कंडक्टर में जहाँ चार्ज डेवलप हो रहा था बाद में वो पूरे यूनिफॉर्मली फैल रहा था। अगर बॉडी यूनिफॉर्म है तो उस पर यूनिफॉर्मली वॉट एवर, बट सरफेस पूरी सरफेस को कवर कर रहा था। यहाँ वैसा नहीं होगा। ये दोनों इंसुलेटर्स हैं, इन पे चार्ज डेवलप हुआ और चार्ज जहाँ डेवलप हुआ वहीं पर स्टे करेगा। सो दोनों ही चार्ज हो गया, एक पे माइनस है। तो किसी इंसुलेटर को सिर्फ एक ही तरीके से चार्ज किया जा सकता, वो है फ्रिक्शन। ऑलराइट, सो आप इसको भी एक बार देख लें। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे एक डेमोन्स्ट्रेशन है, ऑब्जर्वेशन है, वो मैं डिस्कस करूंगा एक चार्ज वगैरह पढ़ने के बाद में। वो पॉइंट बच गया है। वो टॉपिक कुछ इस तरह से है, छोटा टॉपिक है 2-5 मिनट का, कि डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। मतलब पहली बार लैब में देखो इलेक्ट्रॉन्स और ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, और ये इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की जो डिस्कवरी हुई है, प्रोटॉन्स वगैरह की, वो काफ़ी लेट सेंचुरी 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में हुई है। तो कहीं ना कहीं ये फ्रिक्शन से इलेक्ट्रिसिटी और ये रिपल्शन वगैरह बहुत अर्लियर ही देखने को मिल गया था। मतलब ये कुछ साइंटिस्ट या कोई फिलोसोफर्स लोग ने पहले ही कंगा हाथ में है, उसको ड्राई हेयर में रगड़ा तो देखा कि इनमें कुछ ऐसा प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हो गया कि इस छोटे छोटे पेपर पीसेस से ये कॉम जो है उनको अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये सब चीज़ें अर्लियर ही मतलब पिक्चर में आ चुकी थी, बिफोर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एक्सेट्रा। तो उस टाइम एक मतलब एक लैब में एक डेमोन्स्ट्रेशन देखा गया है इलेक्ट्रोस्कोप में। तो उस टाइम जो है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बाय गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। ये क्या है ध्यान से देखें। गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप कैसा है, एक जार लेता हूं मैं, ठीक है, होप सो कि आपको समझा होगा मैंने क्या बनाया। जैसे मेरे डायग्राम कम ही समझते हैं पब्लिक को, मुंह से बताना पड़ता मैं क्या बनाया। ये जार लिया मैंने और इसको मैंने यहाँ पे अच्छे से इसको मैंने लॉक करके रखा है ताकि अंदर वैक्यूम है तो वैक्यूम ही रहे। वैक्यूम जार लिख देते हैं। ये मैंने एक मेटल का वायर जोड़ा और मेटल वायर के नीचे 2 गोल्ड की प्लेट लगाई। सोचो कितने अमीर थे उस जमाने में, 2 गोल्ड की प्लेट लगाई, ठीक है। ठीक है, 2 प्लेट लगाई और ऊपर एक मेटल का स्फीयर, ठीक है, मेटल स्फीयर। ये है ये पर्टिकुलर सिनेरियो, ठीक है। ये इनिशियल सिचुएशन है, कंडक्टर, गोल्ड प्लेट, मेटल,
स्फीयर, ठीक है। अब मैंने इसके साथ क्या किया कि मैंने एक चार्ज बॉडी इसके पास लाया, कोई चार्ज कंडक्टर जो था, ये जो चार्ज कंडक्टर है वो इसके पास लाया, पूरा चार्ज था, ठीक है। अगर मैं ये चार्ज कंडक्टर इसके पास लाऊंगा तो क्या होना है, इधर माइनस डेवलप हो जाना है इंडक्शन की मदद से, और इधर माइनस डेवलप हुआ तो बाकी सब सिस्टम पे प्लस आ जाना है। समझ में आ रहा है ना? वही अभी जो तरीका बताया था उसी को मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल लैब में अगर ऐसा करने जाएं तो वहाँ पे लिटरली ये प्लेट जो है एक्टिविटी देखिएगी। इस प्लेट में क्या हो क्या रहा है कि पहले की ये हालत है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि ये जो मेटल है इसके पास में कोई दूसरा चार्ज मेटल लाया, अच्छा खासा चार्ज डेंसिटी है इस पर। जैसे मैं लाया तो इस पे माइनस डेवलप हुआ, तो माइनस डेवलप हुआ तो ये जो बाकी जो जोन मेटल का, चाहे वो ये वायर है, ये तो बहुत पतला वायर है, जो एक्टिविटी दिखेगी वो सबसे ज़्यादा इस प्लेट, इन दोनों प्लेट्स पे दिखेगी। इन प्लेट से जब इधर बहुत सारा माइनस आया, मतलब वो माइनस यहाँ से लगाकर वो तक सबसे गए होंगे ना, इस ये भी तो, और वो तो गोल्ड मेटल है, बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन गए होंगे, तो ये मेटल से लगाकर उस तक अच्छे से जब इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पे गए तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठे हुए ये सबकी वजह से हो, है ना। तो जैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो क्या स्थिति होने वाली, इन पे अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस प्लेट पे और इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये प्लेट कुछ इस तरह से सेट की हुई है कि अगर ये प्लेट हिलना चाहे अपनी जगह पे तो हिल सकती है, मतलब इतना कोई फिक्स नहीं की गई है। तो उस सिचुएशन में होगा ये कि इन दोनों पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आ गया तो पॉजिटिव चार्ज आते हैं वो तो एक दूसरे को रिपेल करेगी, तो ये जो दो प्लेट है वो वहाँ पे कुछ ये जो पॉजिटिव चार्ज है इन पे उसने रिपेल किया एक दूसरे को। समझ में है? अब आप यहाँ पे बॉडी भी पूरी बना देता हूँ ना, ऐसा नहीं, कुछ बच्चे तो इसमें टेंशन में आ जाते हैं, यार जार किधर चला गया। हालत थी कि प्लेट नज़दीक थी, जैसे ही मेटल कंडक्टर के पास एक चार्ज, मतलब वो कंडक्टर मेटल स्फीयर के पास एक चार्ज कंडक्टर लाया तो उसकी हालत बदल गई, ठीक। तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जो दो प्लेट्स हैं ये दूर हो गई, इसको फिर दूर करोगे तो क्या होगा, चार्ज अपनी जगह वापस रिस्टोर हो जाएगा, तो वापस नजदीक आ जाएंगे। मतलब ये होने वाला ऐसा है कि ये तो दो प्लेट है, इनके साथ हम खेल सकते हैं, नजदीक लाओ। समझ आए? ऐसा होने वाला है, सही, ठीक है। तो ये एक गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप कहा जाता है इसको, और ये लैब में पहली बार देखा गया, ठीक है। अब यहाँ तक हमने डिस्कस करने के बाद में अब हम आगे का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड दैट टॉपिक इज कूलॉम्स लॉ। ये थी कुछ बेसिक बातें, अब हम कूलॉम्स लॉ, ठीक है, वो पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है, और जो यहाँ तक मैंने पढ़ाया वो आगे हमें यूज़ होगा चैप्टर में, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे ना पूछे बट आगे चैप्टर में यूज़ होगा, ठीक है। एक बार ये देख लो गोल्ड्स को इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। अब मैं डिस्कस करूंगा कूलॉम्स लॉ। क्या है कूलॉम्स लॉ? कूलॉम्स लॉ, इस लॉ ने
दो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसके बारे में कमेंट किया, ठीक है। कूलॉम्स लॉ में जो डिस्कशन है वो दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसके बारे में। इस लॉ के हिसाब से ऐसा है कि दो पॉइंट चार्जेस मैंने रखे Q1 Q2, ठीक है। Q1 Q2 2 पॉइंट चार्जेस और सेपरेटेड बाय r डिस्टेंस, ठीक है। दो चार्जेस r डिस्टेंस पर रखे तो इन दोनों पे दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो डेफिनेटली इन पे रिपल्शन का फोर्स लगेगा। तो इसकी वजह से जो उस पे फोर्स लगेगा वो उधर और उसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर, ठीक है। फोर्स का नाम दे देता हूँ मैं F, ठीक है। दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे और ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, थोड़ा बहुत 11th में और ये जब पढ़ चुके हैं तो फटाफट हम आगे बढ़ सकते हैं कि दो चार्जेस प्लेस्ड किए गए r डिस्टेंस पे तो दोनों चार्ज पे रिपल्शन का फोर्स वर्क करेगा और वो फोर्स जो है वो दोनों मतलब लाइक चार्जेस है सेम पोलैरिटी के तो रिपल्शन मतलब बाहर की तरफ लगेगा, ठीक है। वो वेक्टर फॉर्म में अपना आप डिस्कस हो जाएगा, फिलहाल एरो से दिखा दिया। तो कूलॉम्स ने बोला कि ये जो फोर्स की वैल्यू है वो Q1 और Q2 दोनों के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगी। जितना ज्यादा चार्जेस लेंगे उतना ज्यादा इनके बीच में जो है रिपल्शन लगेगा। मतलब जो फोर्स इसके बीच में जो एक्ट करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद चार्जेस Q1 एंड Q2, मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद Q1 एंड Q2। और वैसे भी है जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड लेंगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा भी, ठीक है। और जो डिस्टेंस है उसके इनवर्स स्क्वायर में प्रोपोर्शनलिटी रखता है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जितनी ज्यादा डिस्टेंस करोगे उतना फोर्स कम होगा। ये तो बात हम वैसे ही समझ पा रहे हैं कि भाई आप अगर जितने ज़्यादा इसके बीच में डिस्टेंस करोगे उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जाएगा और दोनों जो एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन है वो कहीं ना कहीं उसमें कमी आएगी। तो डिस्टेंस के इन्वर्स में स्क्वायर प्रोपोर्शनलिटी रखता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो फोर्स है ये इस तरह से कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद Q1 Q2, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। करेक्ट। और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगेगा K। ये तो हमेशा होता है कि जब कोई प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो ये कांस्टेंट, और ये जो K है कांस्टेंट, इसको नाम दे देता हूं मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और ये डिपेंड करता है मीडियम पे, मतलब इनके बीच में क्या है। फिलहाल तो मैंने कुछ दिखाया नहीं है, मतलब समझ लो कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है। दोनों ऐसे सिस्टम में रखे गए जहाँ पे बीच में कुछ है ही नहीं, मीडियम ही नहीं, ठीक है। तो ये जो है K का वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करेगा। जाहिर सी बात है, दो चार्जेस हैं यार, उन दोनों चार्जेस के बीच में अभी मैं इधर रखूँगा और दोनों को बोलूँगा किस तरह से इंट्रैक्शन कर रहे हो, एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हो, और उन्हीं दोनों फोर्सेस को मैं पानी में रख दूँ तो फोर्स पे फ़र्क तो आना ही आना है। मीडियम वहाँ बदल गया, वहाँ पे एक दूसरे को जो है किस तरह से इंट्रैक्ट करेंगे वो डिफरेंस तो आ ही जाता है। तो मीडियम जो इंट्रोड्यूस करोगे उसके हिसाब से फोर्स डिपेंड, मतलब उस पर उससे फोर्स को फ़र्क पड़ता है। तो मतलब मीडियम का कोई तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होना पड़ेगा। Q1 Q2 और R स्क्वायर ही जिम्मेदार नहीं है फोर्स की वैल्यू को मॉडिफाइड करने के लिए। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के डिपेंड्स ऑन मीडियम, ठीक है। डिपेंड्स ऑन लिख देता हूँ मैं, छोटी कमेंट यहाँ पे, डिपेंड्स ऑन मीडियम, ठीक है। समझ में आया? तो आप कहेंगे कि सर अगर इसके बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब मीडियम है ही नहीं, ठीक है, या फिर मीडियम है बहुत एयर है मान लीजिए, तो इन दोनों सिचुएशन में इस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की क्या वैल्यू होगी? तो मैं मतलब जब मैं बात कर ही दिया कि डिपेंड्स ऑन मीडियम, तो एक कोई पर्टिकुलर जो वेरी कॉमन मीडियम है उसकी बात कर लेते हैं, उसका K कितना होता है। जब ये K वेरी होता है मीडियम टू मीडियम, तो हम एक स्टैंडर्ड K तो लेके चलते हैं ना, हमें जनरली तो हम हवा में या वैक्यूम में काम करेंगे। तो उस टाइम जो K की वैल्यू होगी उसको हम स्पेशली K0 के नाम से जानेंगे,
और उसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9। ठीक है, यूनिट आप यहाँ से देख सकते हैं, फोर्स की यूनिट है न्यूटन, आर स्क्वायर इधर आया तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 Q2, दोनों की यूनिट एक कूलम, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर, तो इसकी जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। यूनिट से ज़्यादा मुझे इसकी वैल्यू पे फोकस करना है। ठीक है, तो क्या वैल्यू हुई 9 इंटू 10⁹9। लेकिन ये किस सिचुएशन में है, ये अगर मीडियम है ही नहीं, या तो मतलब वैक्यूम है या फिर एयर है। ठीक है, इन केस इफ एयर और वैक्यूम इज इंट्रोड्यूस बिटवीन चार्जेस, उस टाइम मैं फोर्स को भी F0 कह दूंगा। F0 वर्ड यूज़ करूंगा मैं, मेरे अपने ट्यूटोरियल में मैं F0 वर्ड यूज़ करूंगा, इसका मतलब समझ लीजिए कि या तो वैक्यूम है या हवा है। और उस सिचुएशन में जो K की वैल्यू मैं K0 लूंगा और उसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹9 मीटर जो भी है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे पानी होगा तो उसका K अलग हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अच्छा, तो ये तो हो गया कूलम्स लॉ। इसके बारे में मैं थोड़ा बाद में फिर से आऊँगा, इस पे K पे, मीडियम कांस्टेंट पे, फिलहाल इतना रखो। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे बात आके खत्म हुई कूलम्स लॉ की। ये था कूलम्स लॉ का जनरल फॉर्म। कूलम्स वेक्टर फॉर्म भी है इसकी, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम। ठीक है, वो क्या है, वो कुछ इस तरह से है कि मैंने दो चार्जेस रखे Q1 और Q2। ठीक है, Q1 और Q2, और जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, मैंने यहाँ से वहाँ की, अभी देख डिस्टेंस है तो इसको हमें अब वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं तो फिर वो किधर ले जा रही है वो भी मैटर करेगी। तो मैं इससे उस तरफ माना जिसको मैंने R1 वेक्टर नाम दे दिया। ठीक है, क्योंकि ये तो वेक्टर बन गया अभी। ठीक है, अब बात आती है कि Q1 और Q2 पे फोर्स किधर लगेंगे, तो Q2 पे फोर्स इधर लगेगा F, और Q1 पे फोर्स इधर लगेगा F'। ठीक है, तो ये दो फोर्सेस हो गए। अब इस फोर्स की जो वैल्यू होगी वो इस तरह से दी जाएगी, F की वैल्यू देते हैं पहले। F की वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड तो होगा K Q1 Q2 बाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अब वेक्टर है इसलिए इसकी डायरेक्शन भी होगी, और डायरेक्शन किधर होगी, R1 की डायरेक्शन में होगा। इस पे तो फोर्स ना, इस पे जो फोर्स लगेगा वो तो R1 की डायरेक्शन में लगेगा ना, तो मैं R1 की डायरेक्शन को यूज कर लेता हूँ। R1 की डायरेक्शन मतलब R1 कैप। ठीक है, तो ये जो है Q2 पे चार्ज है F। अगर आप मुझे बोलेंगे कि F डैश क्या है सर, तो मैं बोलूंगा कि वैल्यू तो दोनों की, मैग्नीट्यूड में तो दोनों बराबर ही है, इसका और इसका वैल्यू अभी इससे पहले वाले केस में मैंने दिखाया था, इस पे भी F और उस पे भी F, तो मतलब मैग्नीट्यूड तो बराबर ही है दोनों का, तो मैग्नीट्यूड तो इसके बराबर ही लगेगा। F डैश भी उसके बराबर ही होगा बाई मैग्नीट्यूड K Q1 Q2 बाई R1 स्क्वायर। लेकिन जो डायरेक्शन होगी वो R1 कैप के रिवर्स में ले लो, तो मैं लिख लेता हूं माइनस, तो अल्टीमेटली इसको मैं F डैश को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं माइनस K Q1 Q2 अपॉन R1 स्क्वायर R के। ठीक है, ये हो गई वेक्टर फॉर्म, कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म, ध्यान रखिए। अब हम डिस्कस करेंगे कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म डिस्कस हो गई। अब हम बात करेंगे मीडियम के बारे में। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। ठीक है, अब मीडियम के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि मैं इस K के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, तो मैं डिस्कस कर लेता हूं। ध्यान देना,
हाउ मीडियम will affect net force between 2 point charges. दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो नेट फोर्स लगता है वो मीडियम के आने के बाद किस तरह से इफेक्ट होता है, किस तरह से उसमें फर्क पड़ता है। तो बात को जरा ध्यान से समझना इस चीज को, ये काफी महत्वपूर्ण है पॉइंट। मैंने एक चार्ज लिया Q1, एक चार्ज लिया Q2, दोनों मैंने पॉजिटिव लिए। फिलहाल मैंने इसके बीच में कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो इस पे जो फोर्स लगा, ये दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे थे वो लगा रहे थे F, ठीक है। और अच्छा, उसको मैं F0 मान लूँ। मैंने बात भी बोला भी आपको कि मैं जब कुछ भी नहीं लूँगा, वैक्यूम लूँगा या एयर लूँगा, तो मैं उसको F0 मानूंगा, ठीक है। उन दोनों की सिचुएशन में सेम ही फोर्स लगता है, चाहे एयर लो या फिर कुछ मत लो, तो फोर्स सेम लगता है। तो मैंने उसका नाम मैं लिख देता हूँ F0 इज इक्वल टू K0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R है, ठीक है। ये है उस परिस्थिति में फोर्स जब दोनों चार्ज के बीच में मैंने कुछ भी नहीं रखा। अब इनके बीच में लेट नाउ मीडियम इज इंट्रोड्यूस बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2, दोनों के बीच में मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया। इफ मीडियम इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन चार्जेस, तो दोनों के बीच में मीडियम रख लेते हैं पहले। ये ठीक है, Q1 Q2, डिस्टेंस वही है, मीडियम रखूंगा। तो मीडियम, जो भी मीडियम होगा, चाहे ऑयल है, वाटर है, कोई भी तरह का मीडियम है, वो सब इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। अगर आपने मेटल इंट्रोड्यूस कर दिया तो कहानी खत्म हो जाएगी, फिर तो सिस्टम एक ही हो जाएगा, दो अलग होंगे ही नहीं। तो इसके बीच में जो भी इंट्रोड्यूस करना है, इंसुलेटर इंट्रोड्यूस करना है। ऐसा नहीं कि सर बीच में मेटल डाल दिया, मेटल डाल दिया तो क्या हो जाएगी, फिर तो कहानी खत्म ना, फिर तो वो एक ही हो जाए, पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस पे। अगर उसके बीच में मैंने इंसुलेटर डाला, दूसरे वर्ड में ऐसा भी बोल सकता हूँ डाइलेक्ट्रिक डाला, तो जैसे मैं उसमें डाइलेक्ट्रिक डालूंगा, क्या होना है, वो डाइलेक्ट्रिक डाइपोल में बदल जाना है, यही होगा। चार्ज के इन्फ्लुएंस में तो इंसुलेटर का हुलिया वैसा ही हो जाता है। तो जो इसके नजदीक वाला जो मीडियम रहेगा, वो उसमें क्या होगी, सिर्फ प्लस है ना, तो इधर ये माइनस माइनस आ जाएगा और ऑपोजिट में प्लस चला जाएगा, करेक्ट, ओके। और इसके पास में जो वॉल्यूम है उसकी भी हालत कुछ ये प्लस है, तो इसके बाजू में माइनस आ जाएगा और उसके आगे भी ये इफेक्ट कंटिन्यू होगा ऐसे ऐसे। तो मैं वो आप समझ लेना मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। अब इस चार्ज के पास में ये हालात पैदा हो गए, इस चार्ज के पास में ये हालात पैदा हो गए। अब ये हालात क्या करेंगे वो ध्यान देना जरा। भाई तेरे आने से पहले तू नहीं था और अब तू है, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स तो उतना ही लगा रहे हैं, ध्यान से सुनना, फोर्स तो वही लगा रहे हैं दोनों एक दूसरे पे। बट तुम लोग भी तो फोर्स लगाने लग गए, तू भी तो चार्ज है माइनस, अब तू माइनस उस प्लस को तो देखेगा ही, तुम्हारा तो नेचर है। और इधर भी वही हालत कि इस प्लस को इस माइनस ने देखा, और देखने पर आगे क्या होता है आप जानते है ना, नेक्स्ट प्रोसेस खींचेगा वो। गलत क्यों समझ रहे हो, चार्ज है यार,
तो ये माइनस भी अपना दम खम दिखाएगा, ये दोनों खींचेंगे, ये भी खींचेगा, तो नेट फोर्स तो इधर ही हुआ, तो मतलब नेट फोर्स नहीं, इन लोगों की वजह से फोर्स इधर ही हुआ, और यहाँ पे इन लोगों की वजह से फोर्स इधर आ जाएगा। ये भी हालांकि खींचेगा, ये भी खींचेगा, लेकिन नेट फिलहाल पुलिंग का मामला है। तो इस मीडियम ने इसको इधर पुल किया, इस मीडियम ने इसको इधर पुल किया, तो मीडियम भी तो अब अपना इफेक्ट दिखाने लग गया। तो इन लोगों के म्यूचुअल फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो उतना ही रहने वाला। जेई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और 1% पब्लिक ने सही आंसर दिया इसका। तो क्या था कि भाई मीडियम के आने पर दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे पे चार्ज जो लगता है वो मॉडिफाई हो जाता है क्या? तो आंसर होगा नहीं, दोनों फोर्स मॉडिफाई नहीं होंगे, नेट फोर्स मॉडिफाई हो जाएगा, क्योंकि उसको इसने तो उसको उधर उतने से ही धक्का दिया, बट इसने जो खींचा उसका जो नेट इफेक्ट है वो छोटे वेक्टर में बदल जाएगा। कि तूने 10 न्यूटन लगाया और इसने 1 न्यूटन से इधर खींच लिया, तो तू तो 10 ही लगा रहा, बट अब नेट फोर्स तो 9 न्यूटन हो गया ना। तो जो एफ नेट है वो बदल जाना है, नेट फोर्स बदलेगा। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आया? तो कहीं ना कहीं ये दो जो चार्जेस हैं, ये दो चार्जेस के बीच में जब मीडियम इंट्रोड्यूस हुआ, तो मीडियम की वजह से एक अट्रैक्शन का फोर्स वहां पे मीडियम ने डेवलप कर दिया, और वो जो फोर्स है, वो फोर्स जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग फोर्स है उसके साथ मिलके अब ओवरऑल रिजल्ट डेवलप करेंगे। तो उसके बाद जो एफ नेट आएगा वो कुछ अलग होगा, और वो जाहिर सी बात है, वो जो एफ नेट होगा वो पहले जो ओपन सिचुएशन में जो फोर्स लग रहा था उससे तो कम ही होने वाला है, एम आई राइट? तो जो एफ नेट होगा वो किसी भी तरह का जब मीडियम नहीं था तब जो फोर्स लग रहा था एफ नॉट उससे कम होने वाला है फिलहाल इस करंट सिनेरियो में। अब हम इस एफ नेट की बात करते हैं कि क्या होगा, वो क्या होगा वो तो डिपेंड करेगा ये डाइलेक्ट्रिक कैसा, क्या भरा आपने इधर, क्या डाला आपने डाइलेक्ट्रिक में, पानी डाला कि ऑयल डाला कि कोई बीच में कोई ये जो होता है दूसरे जो रबर डाल दिया आपने, या बेकेलाइट इंट्रोड्यूस किया, क्या किया आपने एग्जैक्टली डाला क्या आपने, उस बात पर डिपेंड करेगा कि वो उसने कितना लगाया। पूरा का पूरा एफ नेट का कहानी अब आके किस पे टिका? तेरी वैल्यू पे। ये जो दो एरो मैंने ऐसे क्रॉस बनाया ना, इन वैल्यूज पे आके बात टिक के एफ नेट की, कि तू जितना ज्यादा होगा एफ नॉट उतना कम, एफ नेट उतना कम होने लगेगा। गेटिंग माय पॉइंट ऑन? तो एफ नेट की जो वैल्यू है, एफ नेट की वैल्यू जो होगी फिलहाल वो होगी एफ नेट इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन, एफ नॉट क्या है? जब कुछ नहीं था उस टाइम जो फोर्स लग रहा था वो अपॉन डाइलेक्ट्रिक फैक्टर। डाइलेक्ट्रिक फैक्टर को शॉर्ट में लो एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं। तो मतलब जो एफ नेट है वो एफ नॉट से तो कम ही होगा, क्योंकि कुछ डाइलेक्ट्रिक आ गया है। मान लो आपने अगर वैक्यूम रखा होता या फिर हवा रखी होती, तो हवा या वैक्यूम का जो डाइलेक्ट्रिक फैक्टर होता है वो 1 होता है। डाइलेक्ट्रिक फैक्टर जो होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक फैक्टर जो भी है वो होता 1 एयर का या फिर वैक्यूम का। तो अगर 1 रखोगे तो एफ नेट इज इक्वल टू एफ नॉट आ जाएगा, बात वहीं आ जानी है। लेकिन अगर अदर देन वैक्यूम या एयर रहा, कुछ और मीडियम रहा, हवा रही, मतलब आई मीन वाटर रहा, या फिर कोई बेकेलाइट रहा या ऑयल रहा, तो उस सिचुएशन में उसका डाइलेक्ट्रिक फैक्टर 1 से बड़ा होगा। तो डाइलेक्ट्रिक फैक्टर 1 से बड़ा हुआ, तो जैसे ही 1 से बड़ा होगा एफ नेट बदल जाना है, एफ नॉट से कम आना है। तो आप कहेंगे कि सर डाइलेक्ट्रिक फैक्टर एयर का तो या वैक्यूम का तो आपने 1 बता दिया, एप्सिलॉन आर फॉर, इधर लिखता हूं मैं, एप्सिलॉन आर 1 फॉर एयर और वैक्यूम, एप्सिलॉन आर इज 2 फॉर ऑयल, ठीक है। एप्सिलॉन आर कस्टर्ड, ये क्रूड ऑयल है, ठीक है। ऑयल में बहुत सारी वेराइटी है, तो क्रूड ऑयल की हम बात कर रहे हैं। एप्सिलॉन आर 80 होता है फॉर वाटर, ठीक है। वाटर भी इंसुलेटर है, ध्यान रखना है। आप कहेंगे पानी में तो करंट आता है सर, पानी में करंट नहीं आता, उसके अंदर जो आयन मौजूद होते हैं
कभी भी देख लेना डिस्टिल पानी में, डिस्टिल्ड वाटर में कभी करंट नहीं लगेगा। पानी में उसी में करंट लगता है जो हार्ड वाटर होता है, उसके अंदर पहले से आयन रहते तो आयन मूव कर जाते हैं। पानी खुद अपने आप में एक इंसुलेटर है, इस बात का ध्यान रखें। तो कहीं ना कहीं देखो सबसे ज़्यादा एफ नेट पे फ़र्क आना है इन केस ऑफ वाटर। वाटर में फिलहाल जिन किसी केसेस को मैंने डिस्कस किया, ठीक है। तो ये अगर केरोसिन इंट्रोड्यूस करूंगा तो केरोसिन का एप्सिलॉन आर 300 के अराउंड होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपने एप्सिलॉन आर जो है वो कितना है, किस कौन सा मटेरियल आपने लिया, इतना फर्क पड़ जाता है। वो तो 80 टाइम्स फोर्स कम हो जाएगा। पानी डाला तो जो मान लीजिए पहले से 160 न्यूटन लगेगा वो 2 न्यूटन पे आ जाएगा। समझ रहे ना इसका मतलब समझ रहे होंगे आप। डाइलेक्ट्रिक फैक्टर जितना होगा उतना फोर्स पे इफेक्ट पड़ेगा, ये बात का ध्यान रखें, ठीक है। अच्छा देखो थोड़ा इसको स्टाइल से लिख लेते हैं, है ना। तो इसको स्टाइल से लिखे तो एफ नॉट बोलो तो के नॉट कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अच्छा मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि जो के नॉट मैंने अभी आपको बताया था कि के नॉट 9 × 10⁹ होता है। कई लोग इसको के नॉट को ऐसे भी लिखते हैं, मतलब 1/4πε0। कोई बात नहीं, 1/4πε0 भी एक ही है यहाँ पे ε0 की, वेयर ε0 इज इक्वल टू 8.85 × 10⁻⁻12। मैं वीडियो में नहीं आ रहा होगा ये, मैं बॉर्डर पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहता हूँ वेयर ε0 इज इक्वल टू 8.85 × 10⁻12, ठीक है। हाँ यूनिट भी आप डिसाइड कर सकते हो, वो यूनिट में कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अभी देख लेंगे क्या होगी। तो ये है बेसिकली इसकी ε0 की वैल्यू, गेटिंग माय पॉइंट। तो अच्छा ε0 की जो वैल्यू होगी के नॉट की यूनिट के उल्टी होगी, ठीक है। जो भी इसकी है कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा देखिए ε0 अगर यहाँ पे रखेंगे, 4 एक कांस्टेंट है, पाई एक कांस्टेंट है, ε0 खुद एक कांस्टेंट है, तो ये जब यहाँ रखेंगे तो आना वहीं पे है 9 × 10⁻⁹। तो ये लो, ये फॉर्म लीजिए या डायरेक्ट के नॉट की वैल्यू याद रखिए, एक ही बात है, ठीक है। अगर इस फॉर्म में भी लिखना है इस फॉर्मूले को, ठीक है, तो मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। के नॉट को मैं लिख सकता हूँ 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई r² अपॉन εr भी लिख सकता हूँ, जिसको फाइनली मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/, अच्छा सॉरी, Q1 Q2 अपॉन r² 1/4πε0 इंटू εr, ठीक है। ये भी एक फाइनल फॉर्म है, कहीं लिखी हो तो कंफ्यूज ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने बताया नहीं। बाकी काम की बातें तो इधर ही हो गई थी, बट ये भी एक लास्ट एक्सटेंडेड फॉर्म है ε0 इंटू εr, ठीक है। इसको एक साथ एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, सिंगल एप्सिलॉन εr कैन ऑल्सो बी रिटन एज एप्सिलॉन, ऑलराइट। तो एफ नेट इज ऑलवेज इक्वल टू 1/4πε इंटू Q1 Q2 बाई r²। ये हो गया फाइनल फॉर्म, ओके। और अब कूलॉम्स लॉ के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो ये है कि कूलॉम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के बीच में ही लगता है। ऐसा चार्ज फैला हुआ हो, मतलब ऐसा पॉइंट चार्जेस है तब भी वैलिड होगा। अगर आप पूरा कंडक्टर ले लिए, फिर एक कंडक्टर ले लिए, तो कंडक्टर पे तो चार्ज अलग अलग जगह पे रहता है। आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बाद में इसके बारे में आगे बात करते हैं। कूलॉम्स लेके ड्रॉबैक्स ये है कि ये सिर्फ पॉइंट चार्ज पे ही लगता है। अगर आप इतना बड़ा मेटल इंट्रोड्यूस कर दिए यहाँ पे इतना, तो ये प्लस 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 प्लस, तो फिर इनके बीच में फोर्स फिर डायरेक्ट इस फॉर्मूले से नहीं निकाल पाएंगे।
फिर इंटीग्रेशन वगैरह और बहुत सारे इस पूरे को छोटे छोटे चार्जेस में तोड़ के सबका मैन्युअल निकाल के जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके साथ और ये उसके साथ अलग अलग डिस्टेंस पे, तो पॉइंट चार्जेस पे ही एक्ट करता है डायरेक्ट लगाना है तो, बाकी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस पे डायरेक्ट नहीं लगता है और स्टैटिक होने चाहिए। अगर ये भागते रहे तो फिर उस पर ऐसा नहीं कि ये चार्ज इधर से भागा और ये चार्ज इधर से भागा, भाग रहे हैं चार्ज और आप उसमें कूलम्ब्स लो लगा रहे हो, तो ये सब नहीं है ना, स्टैटिक और पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, ठीक है। ये ड्रॉबैक है कूलम्ब्स लो का। और मैं इसमें एक और बात डिस्कस कर लेता हूँ और वो है सुपरपोजिशन ऑफ मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन थ्योरम ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। मतलब क्या है मेरा कि बेसिकली क्या होता है कि दो चार्जेस पड़े हैं Q1 और Q2, इनके बीच में रिलेशन है, फोर्स है, ठीक है। अब इनकी जिंदगी में कोई तीसरा आ जाए, ठीक है, तो अच्छा ये जब दोनों थे तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन था वो जो भी था, किसी तीसरे के आने पर उन दोनों के म्यूचुअल इंटरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो प्यार नफरत जो भी है, मान लीजिए ये प्लस है माइनस है, तो दोनों के बीच में जो भी प्यार है उस प्यार में कोई फर्क नहीं आना है इस तीसरे के आने से। रियल जिंदगी में ऐसा नहीं होता है, बहुत गड़बड़ हो जाता है, समझ रहे ना। ये सिर्फ ये चार्जेस के लिए लगा हो। तो ये एक चार्ज है, ये बाद में इंट्रोड्यूस किया मैंने, पहले तो यही दो थे। तो इन दो के दरमियान इस पे जो फोर्स लग रहा था F, इसके आने के बाद इन दोनों पे फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ना। इन दोनों के साथ में इसके ऊपर अगर मैं बात कर रहा हूँ कि इस पे पहले ये लगा रहा था F फोर्स, अब ये भी आ गया तो ये भी लगाएगा कुछ F डैश फोर्स। हाँ, इस पे नेट फोर्स दो लोग खींच रहे तो नेट बढ़ जाएगा, ये कुछ बीच में इधर जाने लगेगा ये, लेकिन इस ऐप पे कोई म्यूचुअल फर्क नहीं आएगा कि तेरे आने से ये कम हो गया एक्सेट्रा, ऐसा नहीं। तो कहीं ना कहीं तो जो एफ नेट होगा वो होगा एफ प्लस एफ डैश, ठीक है, वेक्टर एडिशन होने वाला है। तो ये हो गया कि भाई मल्टीपल चार्जेस अगर रहे तो उन पे कैसे फोर्स जो है वेक्टोरियल एडिशन उनका होता है, ठीक है। थैंक यू।